2012 तक यहाँ दे ही रखा है ना, तो ये एमएस का ही था ना। सो 2012 में अगर ट्राई किए हो तो बताओ डाउट क्या है, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है ना, डाउट ऐसे किसी का है नहीं। इसको निपटाओ एक साथ। अब कल मुझे लग रहा है कल या तो मैं सीधा 5-6 साल का एक साथ रख दूँ जो भी डाउट होगा, क्योंकि इसको जल्दी कंप्लीट करना है, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करना है। सो जितना जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई 12th का करके आए हो तो कम बताओ डाउट, नहीं तो कल 3-4 पेपर का एक साथ रखेंगे। नहीं है तो मैं मान लेता हूँ सारा कंप्लीट हो गया, ये है, नहीं तो एक साथ कल है ना 3-4 पेपर का एक साथ करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्या ही मतलब 10 मिनट है क्लास करने में। सारा पेपर कंप्लीट करके आओ। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं इसका मतलब उनको डाउट नहीं है, क्योंकि ये PYQ का डाउट चल रहा है। उनको डाउट है पूछो, नहीं है बहुत अच्छा, ये चीज़ें हैं। लेकिन बाद में पूछा तो फिर मैं गाली दूंगा, ये है कि अभी जब डाउट ले रहे हैं तब डाउट नहीं है। और 2012 में क्या 16 ओनली, तो अच्छा ये क्वेश्चन, ओके। इसमें क्या है, A1 दे रखा है 2, B1 दे रखा है 1, है ना। तो AN+1 जो है A1+B1 का एवरेज है, अर्थमेटिक मीन। और ये जो BN+1 है ज्योमेट्रिक मीन। अगर तुम ठीक से लिखोगे तो यहाँ से ये जो BN+1 है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AN, ज्योमेट्रिक नहीं सॉरी हार्मोनिक, हार्मोनिक ना, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ये अर्थमेटिक मीन है AN BN का, और BN+1 हार्मोनिक मीन है ना, ये हार्मोनिक मीन बोलते हैं, ये है। और ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है सिमिलरली। तो हालांकि है ना, जैसे मैं अगर बता दूं आपको यहाँ पे कि ये अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन तीनों में से कोई भी है, कोई भी दो है, तो लिमिट तो सेम ही आएगी। ये थ्योरम ही है, तो थ्योरम को ही प्रूव करने को इनडायरेक्टली कह रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें एक दो चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो एक तो ये नोटिस कर सकते हो आप कि जो हमारे पास AN+1 इंटू BN+1 होगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी कितना, AN इंटू BN। इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो मल्टीप्लाई करोगे तो AN+1 इंटू BN+1 इज AN/BN, ठीक है। और इसको रिकर्सिवली अगर लिखोगे इसी चीज को तो क्या मतलब है कि दिस इज इक्वल टू AN-1 BN-1, एंड अगेन दिस विल कीप गोइंग अंटिल A1B1, एंड A1B1 मुझे दे रखा है दिस इज 2। तो अल्टीमेटली ये समझ आ रहा है कि सीक्वेंस में AN और BN के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 ही आना है। A1B1, A2B2, A3B3, A4B4 एंड सो ऑन, AN/BN या दिस, वो वहां से पता चल रहा है, तो वो 2 आना चाहिए। एक तो ये है। अब बस तुम ये दिखा दो कि AN और BN की लिमिट इक्वल है, अगर ये दिखा दिए तो एक तो यहां से ये पता चला हमें, और दूसरा तुम अगर ये दिखाओ यहां पे कि लिमिट ऑफ AN एंड लिमिट ऑफ BN इक्वल है तो काम हो जाएगा।
ये कैसे दिखाओगे, बस ये दिखाना चैलेंज है। अगर तुमने ये दिखा दिया कि ए एन बी एन की लिमिट दोनों इक्वल है, मान लो एल है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, तो इससे ये पता चलेगा कि ए एन इंटू बी एन तो 2 के इक्वल है, तो लिमिट दोनों तरफ लगा दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो क्या आ जाएगी, ये मैं प्रूव करता हूँ अभी। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो एल इज इक्वल टू √2। नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लिमिट तो आ नहीं सकती है। A1 B1 है ना, तुम पुट करके देख लो कुछ टर्म निकाल के, A1 B1 पॉजिटिव है तो आगे के सारे टर्म पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो आना नहीं है, क्योंकि है ना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो उस बीच में ही आना है। तो इसका मतलब लिमिट √2 आ गई। तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तब पूरा डिटेल में प्रूफ लिखना था, अभी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्वेश्चन फिर से आ सकता है, लेकिन वहां से आपको ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जाएंगे, नॉट इन द सब्जेक्टिव वे। तो यहाँ पे जैसे पहला है कि कह रहा है कि दिखाओ बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन है, तो ये तो आप जानते होगे कि अर्थमेटिक मीन इज लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यही होता है ना, तो उससे नहीं प्रूफ हो जाएगा। ये हार्मोनिक, अच्छा ए एम जी एम एच एम में रिलेशन पता है, तो ये जो पहला पार्ट हो तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, तो इससे पहला पार्ट आ जाएगा, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो ये जो ए एन प्लस 1 है ये अर्थमेटिक मीन है, तो ए एन प्लस 1 इज, और ये जो हार्मोनिक, दिस इज द हार्मोनिक मीन, बी एन प्लस 1 इज द हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर मान लो कोई तीसरा सीक्वेंस होता मेरे पास, तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ए एन बी एन, रूट अंडर ए एन बी एन ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये सब हमने लोअर क्लास में पढ़े हैं 11th-12th में। सो जैसे सी एन प्लस 1 होता है रूट अंडर ए एन बी एन, तो इसका मतलब है कि सी एन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन बी एन। सो है ना, ए एन प्लस 1 अर्थमेटिक मीन है, सी एन प्लस 1 ज्योमेट्रिक मीन है, बी एन प्लस 1 हार्मोनिक मीन है, तो इस ऑर्डर में होता। अगर वैसे लिखोगे तो इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सो यूजिंग दिस रिलेशन ए एम जी एम एच एम, ये जो ए एन प्लस 1 इज सी एन प्लस 1 इज बी एन प्लस 1, तो हो गया पहला पार्ट प्रूफ। पहला पार्ट यही कह रहा ना कि ए एन, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ए एन और ए एन प्लस 1 है, क्या फर्क पड़ता है, एन प्लस 1 को एन रख दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये हो गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया ए एन प्लस 1 इज मोर देन इक्वल टू बी एन प्लस 1, मीन्स ए एन इज मोर देन बी एन, तुम इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हो, ये है। तो हमें ये दिखाना है ए एन इज मोर देन बी एन, सी एन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, समझाने के बोल रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आपके एग्जाम में सी एन आ गया तो भी ऐसे ही हो जाएगा। सो ए एन सी एन बी एन हो गया। अब तो ये तो ओके है, अब ये दिखाओ कि बी एन प्लस 1 ज़्यादा है बी एन से, इसका मतलब है बी एन जो सीक्वेंस है वो एन की वैल्यू जो हम घटाएंगे मतलब बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीजिंग है ना, तो मुझे दिखाना है कि बी एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दिखाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, तो इसमें एक इंक्रीजिंग एक, क्योंकि हर बार ना प्रोडक्ट सेम है, समझ रहे हो, जैसे एन बी एन के टर्म का प्रोडक्ट हर बार सेम है, इसका मतलब एक इंक्रीज कर रहा होगा दूसरा डिक्रीज कर रहा होगा, और प्रोडक्ट उसका कांस्टेंट है ना। सो इस तरह से रिलेशन है, तो वैल्यू निकाल के भी देख सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ से तुम कुछ वैल्यूज निकाल लो, अल्लाह प्रूफ है ना, प्रूफ तुम लिख सकते हो मैथमेटिकल वे में, अगर तुम जैसे ऑब्जर्व करना चाहो, तो जैसे यहाँ पे A1 है 2 और B1 है 1, इन दोनों के हेल्प से A2 आ जाएगा और B2 आ जाएगा, तुम खुद निकाल के देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ तो उस बुक में लिखा भी होगा, सॉल्यूशन वाली बुक में प्रूफ लिखा होगा ना, देखो कहाँ डाउट है। एक तो ये पार्ट रह गया प्रूफ करना, और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, देखो वो तो ऐसे ही देख के पता चल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमें प्रूफ लिखना नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि प्रूफ आता कैसे है, बस यही है। तो एक तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये दिखाना है, तो इसमें पता चलेगा आपको। चलो A2 निकाल देता हूँ, तो A1 प्लस B1/2, तो 1 + 2 ये हो गया 3/2, सो A2 हो गया 3/2, वैल्यू क्या घट गई। और B2 में क्या हो रहा है, B2 निकालोगे तो यहाँ से देख लो, 2 × 2 4, 4/3, 4/3, सो ये कितना हो गया 4/3, 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आपको ये समझ आया कि जो A1 था दैट इज मोर देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, तो ये चलता रहेगा अब A3 A4 एंड सो ऑन, यहाँ चलता रहेगा B3 B4 एंड सो ऑन। तो मतलब ये समझ आया कि जो AN सीक्वेंस है, AN ई जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है घट रही, तो AN इज डिक्रीजिंग एंड BN इज इंक्रीजिंग। वो मैंने ऐसे ही मैथमेटिकली आपको बता दिया, फाइंड करके देखिए, आप वैसे भी कर सकते हो।
ये तो हमने नंबर्स पुट करके किए हैं, प्रूफ उसका बुक में लिखा होगा, लिख सकते हैं, सेम प्रूफ मैं भी लिखूंगा अगर लिखूंगा तो। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना जरूरत नहीं है कि आपको एकदम डिफरेंस लेके दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन या समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव, जरूरत नहीं है। आप कुछ टर्म लेके आप देख पाओगे कि क्या हो रहा है। तो इससे ये है कि पता चल रहा है कि ऐसे भी यहाँ से भी पता चल रहा है कि हर टर्म का प्रोडक्ट 2 है, इसका मतलब एक इंक्रीजिंग होगा एक डिक्रीज, अदरवाइज कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, तो तभी जाके हर बार कांस्टेंट मेंटेन्ड है प्रोडक्ट उसका, है ना, प्रोडक्ट मेंटेन्ड है। अब ये दिखाना है कि लिमिट दोनों का इक्वल है, दिखाओ लिमिट दोनों का इक्वल है। सो लिमिट दोनों का इक्वल है, ये दिखा दोगे तो जैसे मैंने प्रूव कर दिया कि एल इंटू एल, एल स्क्वायर इज 2 तो एल इज रूट 2, नेगेटिव टर्म किसी सीक्वेंस का है नहीं तो नेगेटिव लिमिट आना ही नहीं है, तो नेगेटिव ऐसे ही नोट कर दिया। तो ये आ गया, रफली प्रूफ आ गया। अब बस ये पार्ट बाकी, बताओ इसे कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे इंट्यूशन से देख लिया, ये तो एएमजीएम से आ गया, ये वैसे ही आ गया। दिखाओ तुम, अगर तुम दिखाना चाहो तो बी एन प्लस वन माइनस बी एन दिखाओ, पॉजिटिव है तो उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, है ना, प्रूफ से। इसमें घटाओ, यहाँ से आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा, तुम प्रूफ भी लिख सकते हो कि बी एन प्लस वन में से बी एन घटाओ। प्रूफ ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक में, तुम प्रूफ देख सकते हो। तुम्हें प्रूफ अगर बस समझने के लिए है तो मैं समझा देता हूँ। प्रूफ अगर रट्टा मारना है तो बुक में जो डिटेल लिखा हुआ है उसको रट्टा मार लो, और क्योंकि जैम गेट में रट्टा की ज़रूरत है नहीं, समझने की ज़रूरत है और हमें अप्लाई करना है। सो माइनस बी एन, इसमें बी एन कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो, दिखाओ कि ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। इसमें तुम सिंप्लीफाई करके बस ये दिखा दो कि ये पॉजिटिव है। अगर तुमने ये दिखा दिया पॉजिटिव है तो हो गया हमारा काम, जो दिखाना है यहाँ पे ये दिखाना है ना, ये पॉजिटिव है तो बस सिंप्लीफाई कर दिखा दो पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट इससे हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में रह गया द सीक्वेंस एन कन्वर्ट्स टू द सेम लिमिट, तो वो तो मैंने दिखाई दिया कन्वर्ट्स टू द सेम लिमिट, लेकिन एक चीज़ मैंने यूज़ किया है, वो क्या यूज़ किया है कि एन बी एन की लिमिट इक्वल है, तो लिमिट दिखा दो इक्वल हो, बुक में लिखा हुआ है ये देख लो, या इसको करके बताओ, देखो कैसे होगा इक्वल, क्योंकि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। और एट द एंड, है ना, हुआ गया है कि एक 2 से स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होते होते रूट 2 पे चली जाएगी, है ना, एन रूट 2 पे चली जाएगी। बी वन 1 से स्टार्ट हुआ है, इंक्रीज होते होते रूट 2 पे चली जाएगी, यही है, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रूफ एक बार लिख के, नहीं तो मैं लिख के बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि कैसे एन बी एन की लिमिट इक्वल क्यों है, बस ये दिखाना है हमें। तो तुम खुद ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं, देखो। एनाकोंडा चलता है तो बैटरी भी खाती है। समझ आया जी, देखो। हाँ जी, किसका डाउट था ये 16 16?
महावीस आपको समझ आ रहा है? देखो ये मैं कह रहा हूँ ये कैसे प्रूफ होगा, बस ये प्रूफ करना, बाकी बात तो हो ही गया ना। और ये भी हमने लिमिट ही प्रूव कर दिया, तो सिंपल सिंपल है ना। देखो अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ए एन इज डिक्रीजिंग, इसका क्या मतलब है कि ए एन प्लस वन और ए एन में क्या रिलेशन है, ए एन डिक्रीजिंग है। सो इसका मतलब है कि एन की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे, सो व्हेन वी विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ एन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब घट जाएगी ना, ये हो जाएगी। और बी एन इंक्रीजिंग है, तो बी एन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि एन की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, या उल्टा लिख देता हूँ ना। सो यहाँ से ये है बी एन इज इंक्रीजिंग, सो ए बी एन प्लस वन विल बी मोर देन इक्वल टू बी एन। अब ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन में क्या रिलेशन है, ए एन प्लस वन वॉज मोर देन इक्वल टू बी एन प्लस वन, ये देखो यही है। अब इस रिलेशन को ठीक से यूज करो, सही लिखा है रिलेशन। ए एन इज डिक्रीजिंग, तो एन बढ़ाया वैल्यू घट रही है, बी एन इज इंक्रीजिंग और ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन है क्या रिलेशन, ये रिलेशन है। ठीक है, ये तो यहां तक तो ठीक है आई थिंक। हाँ अब ए एन एक्चुअली डिक्रीजिंग है ना, सो ए एन की टर्म डिक्रीज हो रही है, बी एन की टर्म इंक्रीज हो रही है, तो एन जब बहुत लार्ज होगा दोनों की लिमिट इक्वल आ जाएगी, इसीलिए ओके है ना। ए एन डिक्रीजिंग है और बी एन इंक्रीजिंग है, तो यहां से आ जाएगा कि इन दोनों की लिमिट इक्वल है। जैसे हमारे पास क्या है, ए एन के टर्म्स मोर देन इक्वल टू बी एन के टर्म्स हैं और ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आप जानते हो कि जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसकी लिमिट जो होती है लिस्ट अपर बाउंड होती है, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसकी लिमिट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। तो ए एन चूंकि डिक्रीजिंग है तो इसका जो लिमिट क्या होगी डिक्रीजिंग का, इन्फिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसका सुप्रीमम जो कि है बी एन इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसकी लिमिट यहां से इक्वल आ जाएगी, यही इसका आइडिया है प्रूफ का। ठीक है, बट आपको समझना है लिमिट, मेनली आपका क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लिमिट √2 आएगी, ये है। बाकी प्रूफ के लिए बुक में लिखा होगा प्रूफ, देखो जो सॉल्यूशन बुक है उसमें देख सकते हो अदरवाइज, है ना। बाकी मैंने रफली आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये तीनों पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक 2012 में यही डाउट है ना, और कोई तो नहीं है ना। तो 2000 कल हम लोग 4-5 पेपर का एक साथ डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट है नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो लोगों के डाउट 1-2 क्वेश्चन एक पेपर में डाउट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे अगर ट्राई किए हो तो आगे भी पूछ सकते हो 11 और ये, तो अगर 2012 में अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग कल 2011, 10, 3-4 पेपर का एक साथ डाउट डिस्कस करेंगे, सॉल्व करके आओ। ठीक है, हाँ जी शिव शंकर जी आपको कुछ पूछना है?